हूँ और डायरेक्ट मिलवाता हूँ आपको भाई विजेंद्र जी से, जो रेलवे में अकाउंटेंट है तिरची, जो अपना मास डिवीज़न है जो कि सॉर्दर्न रेलवे है उसमें। तो मिलिए हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे मोटिवेटर, एक स्टूडेंट जो औसत रहा है। औसत का मतलब समझ रहे हो, औसत से भी कमज़ोर, जिसकी 10वीं में परसेंटेज जानेंगे कितनी थी, 12वीं में परसेंटेज जानेंगे कितनी थी, और उसके बाद में हम उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो साथियों आइए मिलिए हमारे दोस्त प्यारे भाई विजेंद्र जी से। साथियों लो। जय भीम दोस्तों। कल शाम का ही जितेंद्र भाई बोल रहा है कि लाइव आकर आपको बोलना ही होगा, तो चलो मैं कि ये हो सकता है अपनी बातों से किसी एक भी भाई को या दो भी भाई को अगर मोटिवेट होते हैं या अपनी समस्याओं को देकर, अपने संघर्षों को देकर अगर किसी एक भी भाई को अपने जीवन में सुधार करने का मौका मिलेगा, तो ये मानूंगा कि हमारे भी जीवन में कुछ पहलियों की वजह से किसी भाई के जीवन में सुख सुविधा पहुँचे या किसी भी प्रकार से मानव जीवन आगे बढ़े, तो हमें बहुत खुशी होगी। जीवन में एक चीज़ को देखा है, कोई भी आदमी, हर आदमी का संघर्ष होता है, हर आदमी के पीछे किसी न किसी का सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है। तो साथियों मैं आपकी मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी 10वीं में जो परसेंटेज, पहले तो ये बताओ आप किताब का पढ़ना कब सीखे थे? मैं 8वीं तक तो किताब पढ़ना भी नहीं जानता था। 9th में मैं हिंदी की किताब को धीरे धीरे बोलना सीखा था, धीरे धीरे पढ़ना सीखा था। घर वालों के काफ़ी फोर्स करने के बाद में मुझे 10वीं क्लास में खंडार ले जाया गया पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने घर वालों से साफ मना कर दिया था कि मैं पढ़ूंगा नहीं है। घर वालों ने मेरी मानी नहीं कि तुझे पढ़ना ही होगा, कि थोड़ा बहुत 12वीं तक तो पढ़ ले। पापा ने भी कहा कि भाई पढ़ रहा है तो तुझे पढ़ ले, 12वीं तक पढ़ ले, ज़्यादा नहीं तो। लेकिन जब पापा ने, दादा ने, सबने कहा कि तुझे पढ़ना ही होगा, तो मैंने घर वालों से एक ही बात बोला था कि मैं अगर 10वीं में फेल हो जाता हूँ इसकी गारंटी नहीं लूँगा मैं। चाहे मेरे हाथ खेती करा लो तुम, मैं खेती कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली, जयपुर कहीं भी जाकर कमाई कर लूँगा, वो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाओ मत। क्योंकि मैं पढ़ने में इतना कमज़ोर था, मुझे पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी 1% भी। सबसे ज़्यादा डंडा भी मेरे पढ़ते थे स्कूल में। रूपनारायण जी सर, लक्ष्मी नारायण जी सर सबसे ज़्यादा पिटाई मेरे करते थे, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट था। लेकिन 10वीं क्लास में जब मुझे खंडार एडमिशन के लिए ले जाया गया, तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, तो वहाँ पर मातृवेश में स्कूल में ले जाया गया। मेरा चेहरा देखकर मातृवेश स्कूल वालों ने मना कर दिया था कि इसको तो हनुमान का भाई, हम एडमिशन ही नहीं ले सकते। जब एक और है गणेश आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ पर ले जाया गया। पापा ने वहाँ पर लेके गया, तो उन्होंने, टीचरों ने कहा कि भाई एडमिशन बुकिंग हो चुकी है। लेकिन पापा ने कहा, काफ़ी प्रयास किया कि हो जाए तो एडमिशन अच्छा रहेगा, क्योंकि एक कमज़ोर स्टूडेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा सुविधा मिलने के चांस रहते हैं, ऐसी सोच थी। लेकिन जब वहाँ पर मुझे ले जाया गया, तो लोगों ने, वहाँ पर सरों ने मेरे से पूछा है कि भाई इसका है ना टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका एडमिशन लेना होगा कि नहीं लेना होगा। जब मातृवेश स्कूल वालों ने मेरे से टेस्ट लिया, तो मेरे से 10 क्वेश्चन का लिखित रूप में टेस्ट लिया, जिसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाया। तो मेरे टीचरों ने, वहाँ पर उन टीचरों ने मना कर दिया एक बार का, मैं बाद में, कौन सा है, गणेश आदर्श विद्या मंदिर वालों ने मना कर दिया था कि इस बच्चे का हम एडमिशन नहीं ले सकते। मेरे पापा ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई ये हमारे काबिल ही नहीं है, लड़का पढ़ने लायक ही नहीं है, इसको हम एडमिशन नहीं दे सकते, साफ मना कर दिया था। तो फिर आपने कौन से स्कूल से 10वीं और 12वीं की थी, कुछ उसके बारे में भी? हाँ, 10वीं क्लास में फिर पापा ने काफ़ी प्रयास करने के बाद में पापा ने कहा, वे उन स्कूल के टीचरों से कहा है कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा, लेकिन आपके अंदर जो बेहतर स्टूडेंट हैं उनको सबको कलेक्टर या बड़ी से बड़ी जॉब देना, ये मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा। ऐसे मेरे पिताजी ने हेडमास्टर से भी कहा, काफ़ी प्रयास कहा, लेकिन मुझे उन्होंने पढ़ने के लिए साफ मना कर दिया था कि मैं इसको पढ़ा ही नहीं सकता। और जो तो कर क्योंकि मैं 10वीं में गवर्नमेंट स्कूल है ना, हॉस्पिटल की तो आदत इसलिए पढ़ रही ना, ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए, तो ये शब्द निकलना वाजिब है। तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ले जाया गया, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया था। तो जो तो करके मैंने पढ़ाई में मेहनत भी की है, हालांकि मैं मेरा किताब पढ़ना अच्छी तरीक़े से 10वीं में सीखा था। आज भी मैं है ना, इंग्लिश तो मैं पूरी तरीक़े से नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन बोल जरूर लेता हूँ, क्योंकि साउथ का इफेक्ट पड़ा है कि इंग्लिश बोलचाल में अच्छी होने लगी, लिखने में तो आज भी परेशानी होती है।
लेकिन जो तो करके मैं 10वीं में पास हुआ। मेरे साथ में 8 स्टूडेंट थे, मेरे गांव के 4 लड़की और 4 लड़के, उनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनी थी मेरी। पूछो कितनी थी परसेंटेज? 47.50% मेरी थी, यानी कि 47.50% मेरी 10वीं में थी। अब एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो भाई की परसेंटेज है 47, तो हम कभी कभी अपने बच्चों को इतना डांट देते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सुसाइड का, कि 10वीं का छात्र भी सुसाइड करने पर आतुर है। ऐसा क्यों? साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो आपके जो परसेंटेज है वो कोई मायने नहीं रखेगी, सिर्फ ये जन्म तिथि, नाम और पापा का नाम देखने के ही काम आती है। तो साथियों, एक बार कभी भी आप, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी अपने जो पेरेंट है, वो कभी भी अपने बच्चों को इतना दबाव नहीं लाए कि वो खुद अपने मतलब कुछ गलत करने के इरादा कर सके। तो साथियों, अब कंटिन्यू करते हैं। भाई ने 10वीं में 47%, याद रखना 47% वाला एक स्टूडेंट कैसा हो सकता है, कितना होशियार हो सकता है, वो आप सब जानते हैं। तो एक बार आप शेयर करते रहें, बस थोड़ा ध्यान रखें। शेयर से क्या हमारा भी हौसला अफजाई होगा। आप सभी रामकेश भाई, ओम सिंह प्रजापत, समीर सिंह आपके बारे में बोल देंगे। भाई आप बहुत ही एक अच्छे रनर हैं, तो आप भी अब जॉब कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है। हमारे ओम प्रकाश भाई और हमारे रामकेश जी, तो सभी साथी जॉब में हैं। भाई विष्णु जी, आप सब एक बार शेयर जरूर करें दबा के। तो साथियों, अब भाई से और भी इनके एक्सपीरियंस है वो जानते हैं। 10वीं के बाद में आपने शायद उर्दू ली थी? नहीं, मैं 10वीं में मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने तो सोच लिया था कि अब पढ़ाई से मेरा मोह माया कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जो शादी के बाद में मेरा रिजल्ट आया, जैसे मैं पास हुआ, तो खुशी का माहौल हो गया था, अंदर से दिल खुश हो गया था कि जब मेरी इच्छा ही नहीं थी पढ़ने की, उसमें मैं पास हो गया। तो मेरे अंदर से वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं इस चीज़ पे हूँ तो वाइफ का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, इस वजह से मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। लेकिन जब मैं 11वीं में सावनगर स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया गया, तो कहीं टीचरों के और कहीं लोगों के कहने पर मैंने उर्दू भी ले ली थी। उर्दू मेरे 11वीं में थी। उर्दू लेने के बाद में मैं 11वीं में केवल कक्का ही सीख पाया उर्दू में। मैंने फिर 12वीं में कई लोगों से, टीचरों से सलाह ली कि सर मैं 12वीं पास नहीं कर पाऊंगा उर्दू में। तो जैसे तो से करके रूपनारायण जी गुरुजी थे गुज्जर, उन्होंने कहा कि बेटा तू उर्दू ले ले, बाद में पछताएगा। मैं नहीं सर, मुझे तो हिंदी लेनी है। जैसे तैसे करके मैंने हिंदी ले ली। 12वीं में अच्छा थोड़ा प्रयास किया और ग्रोथ किया और मेरी 66% बनी थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि एक कमज़ोर था, मुझे पढ़ने में कतई रुचि नहीं थी दूर दूर तक। हालांकि वो बात अलग है कि इंग्लिश में 10वीं मारे 46 नंबर आया। 2 साल मेहनत करने के बाद में 1 नंबर बढ़ा, यानी कि 47 नंबर आए थे मेरा 12th में। फिर भी अपन ने जो देखा, ज़िंदगी में कहीं उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं संघर्ष भरी कहानी रहती है। जैसे तैसे हमने पढ़ाई स्टार्ट की है। शुरू में मतलब कि ऐसा नहीं लगता था कि मैं जॉब भी लग जाऊंगा, खुद के अंदर जुनून नहीं था कि मैं जॉब भी लग जाऊंगा। जैसे 12वीं पास करी तो मैं टीचरों की संगत में था। राम लखन जी बांगड़दा वाले, विजेंद्र जी पिपलेट वाले, वो उन दोनों टीचर की तैयारी कर रहे थे, रीट की तैयारी कर रहे थे। तो मैं उनका रूम पार्टनर रहता था उनके पास में, उनके बर्तन धोता था। सबसे ज़्यादा पिटाई भी मेरी लोग करते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में तो गधा था उनकी नज़र में, और गधा ही था वास्तव में। मुझे पढ़ने में कोई शौक नहीं था इतना, लेकिन घर वालों का और आप लोग जैसे भाइयों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिला। फिर चलता रहा पढ़ाई की। 2018 की वैकेंसी थी, तो 2018 की वैकेंसी के अंदर मैं कुछ भी हो फेल हो गया था। 2018 की वैकेंसी में मेरा हुआ नहीं था। साथियों, अब हम इनके संघर्ष के जो दिन हैं उनमें इनका एक चैप्टर होता है इनकी वाइफ का। साथियों, हर इंसान जब इस संसार से छोड़कर जाता है तो एक ना एक जो जिसका साथी होता है उसको पता चलता है। साथियों, वो उनके संघर्ष के दिन थे। इन्होंने, जब मैं इनके साथ में 2018 के बाद में जुड़ा था, शायद फरवरी 2019 से हम दोनों साथ में ही हैं। तो जब मैंने देखा जो कोरोना का काल था और इनकी वाइफ भी गुजर चुकी थी, उसके बाद में शायद सितंबर 21 में ये फिर से हम दोबारा माधोपुर पहुँचे और तैयारी में जुड़े। तो जो इनकी हालत देखी मैंने कि रात को उठ के रोना, फिर सोना, फिर इनको चुप कराना, ये सब चीज़ें देखता रहा। और मैं भी शायद उम्मीद छोड़ चुका था कि यह अब दोबारा जो पहले की ले थी हमारी, जो कोरोना काल से पहले की, कि जो पढ़ाई के लिए बन रही थी वो शायद दोबारा बन पाए। लेकिन जो उसके बाद में, इसलिए मैंने मिलाया है क्योंकि कोई कोई चीज़ें दिल में खटक जाती है कि आम लोग शिकायत करते कि हमें मौका नहीं मिल रहा है, या हमारे ऊपर दुख बहुत है, या हमारे पास पैसे नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के जीवन में रहती हैं, वो हर चीज़ हर स्टूडेंट के जीवन में रहती है। किसी को खोने का सबसे बड़ा दुख होता है इस दुनिया में, अगर सबसे बड़ा दुख है तो वो अपनी पत्नी, भाई के 2 बच्चियाँ भी हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप कहाँ पर हैं और ये भाई कहाँ पर था, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। और मैथ में तो अभी हमने पूछा ही नहीं था कि जब हम आए और हमने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की, तो भाई की मैथ जो 2 और 2 4 कहने में भी 2 सेकंड 4 सेकंड लग जाते थे कि 2 और 2 4 होते हैं, क्योंकि ये 2 2 4 तो नॉर्मल है, लेकिन अगर अपन थोड़ा बढ़िया सा जोड़ भी पूछ लेते थे तो लगता था कि हाँ जोड़ आएगा ही नहीं। हाँ, भाई की हिस्ट्री और इकोनॉमिक जो जीके का पोर्शन था वो बहुत ही मजबूत था, लेकिन जब वाइफ का एक्सपायर हुआ तो उसके बाद में वो भी मुझे लगा कि बहुत कमज़ोर हो गई। लेकिन फिर दोबारा एक बार फिर हम 2022 में पहुँचे। 2022 में जब हमें एग्ज़ाम का पता चला कि हमारी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम दोनों साथ में ही थे। तो साथियों, हम पूछते हैं कि जो मैथ का जो मैथ वाला था वो कैसे इम्प्रूव किया। जिंदगी में दुखों का आना पार्ट्स ऑफ लाइफ है, यानी कि ज़िंदगी में सबके पास में दुख आता है, किसी के पास में ज़्यादा आ जाता है, किसी के पास में कम आता है। ज़िंदगी में दुख सबके पास में होता है, लेकिन ज़िंदगी में दुखों से चीर फाड़ कर आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कला होती है। क्योंकि ये मेरे पापा जी बोलते थे, सबके पापा बोलते, मम्मी पापा बोलते, पापा बोलते थे कि बेटा अगर मैं खेती नहीं करूँगा फसल भी गड़ जाती है, भाव भी रेट भी सही नहीं आता है, नुकसान भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम खेती करना थोड़ी छोड़ जाते हैं। सबके माँ बाप कहते हैं, ये सब चीज़ मजदूर वर्ग से सब अपन समझते हैं अच्छी तरीक़ा से। लेकिन उन संघर्षों को हम जब घर वालों के संघर्षों को देखते हैं, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा मेरे मोटे माइंड में ये था कि मैं 5 साल बाद में मेरा लाइफ का हिस्सा क्या होगा। यदि आज मैं टूट कर वहाँ पर ही रह जाऊँगा तो मेरी बेटियों का, मेरा परिवार का भविष्य क्या होगा। मेरे परिवार को मेरे से कितनी उम्मीद है, ये अगर ये उम्मीद वहाँ के वहीं धरी रह जाती और आज मैं इस स्टैंड पे खड़ा नहीं होता। इसके पीछे वाइफ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, भाई भाभीियों का महत्वपूर्ण योगदान था, माँ बाप का सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता, और आप जैसे प्यार और भाइयों का पूरा सपोर्ट मिला। इन लोगों ने मुझे, जो रूम पार्टनर थे, जितेंद्र भाई थे, सुनील थे, सब लोग, प्रेमराज जी, सब मतलब जितने भी फ्रेंड सर्किल वाले वहाँ पर थे, सब लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, है ना, डाटस बनाइए। मतलब मैं पागल की तरह रहता था 6 महीना तक, मुझे खुद को पता नहीं था मैं किस हालात से गुजरा हूँ। वो समय था, एक दौर था जब निकल गया। लेकिन यह है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ावों का आना ज़रूरी है, लेकिन हमें उनसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और रही बात ये मैथ इनके, तो मेरी मैथ वास्तव में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन भैया मैंने टेक्स्ट बुक नाम की सीरीज आती है, उसको रेगुलर यूज किया। हर 3 दिन में मैं टेस्ट देता था, एनालिसिस करता था। मुझे लगता था कि यार मैं किस पार्ट्स में कमज़ोर है, तो मुझे, है ना, उनमें ऑटोमेटिक, है ना, पढ़ाई ज़्यादा करता था उनकी। और हम टेस्ट में हम क्या, मेन उद्देश्य ये था कि अपना जो सर्कल होती है, अपना रूम पार्टनर होता है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि हम जब मलकान भाई जी इस चीज़ को बेहतर तरीका समझते कि ये भी 3-4 रूम पार्टनर थे, 3-4 दोस्त है ना, जॉब लगे, तो ये अच्छी तरीका समझ पा रहे इस चीज़ को। क्योंकि हम जब 3 रूम पार्टनर थे, काड़ूराम मीणा, राज भारत और जितेंद्र भाई और मैं, तो हमने इस तरीक़ा से माहौल बना दिया था कि टेस्ट देते थे तो किसी के नंबर ज़्यादा आ रहे, किसी में कम आ रहे, किसी के ज़्यादा आ रहे, तो हमें एक दूसरे से आपस में टेस्टों पर चर्चा करते थे कि यार इसके इतने ज़्यादा आ रहे, तो हम उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते थे। लोग आपस में, हम जलन नहीं थी, लेकिन एक दूसरा से जिया जलते थे कि इससे कम आए तो अपन ज़्यादा करने की कोशिश करा। तो हम तीनों ने इस तरीक़ा से माहौल बनाया, तब जाके हमें अच्छा माहौल बनने के बाद में लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया था, मेरे घर वालों से ये तक भी कहते थे कि भाई ये बच्चा राजनीति में आ चुका है। क्योंकि जब ब्लड डोनेशन एक मानव मूवमेंट से जुड़ चुके थे, तो कई लोगों ने इग्नोर भी किया। पापा वो घर जाकर तो, है ना, इतना कमेंट करते थे कि नेता बन गया, यो बन गया, वो बन गया, ऐसा खूब कहते थे। लेकिन लोगों को कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद को अपनी काबिलियत पर जब विश्वास होता है ना, तो वास्तव में सफल होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, अगर आपको खुद ने ठान लिया, मन में ठान लिया कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अभी एक चीज़ होता है कि जो आम स्टूडेंट होते हैं, जो अपने ज़्यादातर जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको शायद पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो आप इस पे कैसे मैनेज करते थे? और एक चीज़ और रहेगी कि आप आगे भविष्य में इस जो गरीब लोग बच्चे हैं उनके प्रति भी आपकी क्या सोच है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
एक तो थिंकिंग दिमाग में से ये निकाल देना चाहिए कि मैं गरीब हूँ। घर वाले अपने आप में आपको खूब अमीर बना के करते हैं उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग। आप कभी भी उस चीज रुपये का सदुपयोग करना सीखिए कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रुपये का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। आपको पता है कि यार अपना जब 40 रुपये में खर्चा में काम चल रहा है तो उस जगह पर हमने 70-80 रुपये खर्च करेंगे तो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन पैसे को किस तरीका से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मेन चीज़ है। और आने वाले समय अपना तो उद्देश्य ये है कि हम समाज के लिए बेहतर करें। अगर शिक्षक यानी कि जो जॉब है, गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं, वो सब मिलकर अगर करना चाहते हैं तो हमें तो हमेशा कहता हूँ ग्रुपों के बेरवा समाज के ग्रुपों के अपने समाज के ग्रुपों के माध्यम से भी कई बार आवाज़ उठाई कि शिक्षा पे लाइब्रेरी खोलिए, बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था कीजिए। हमसे जितना सहयोग होगा वो हमेशा देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम समाज के लिए 1% नहीं 0.05 भी अंश दान कर देते तो वो बहुत बड़ा होता है। अरे यार अपने महापुरुषों ने, बाबा साहब हो, किसी भी महापुरुष हो, उन्होंने पूरे जीवन कुर्बान कर दिया। हम क्या थोड़ा सा भी नहीं कर सकते? अगर वो भी अपनी तरह घटिया सोचता तो शायद हमारा समाज में हम इस जगह पे नहीं होते। अभी आप कौन से पद पर हो? रेलवे अकाउंटेंट। रेलवे में अकाउंटेंट हैं तिरची में। तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो हमें बताएं ज़रूर। और जो भी ये नौकरी पेशा, धन्यवाद भाई, थैंक यू भैया। जो भी नौकरी लगे हैं उनसे मैं सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस हैं वो आप सब स्टूडेंट के सामने शेयर करें कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष के दिन देखे और किस प्रकार से वो आज एक अच्छे मुकाम पर, क्योंकि हम सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो सभी लोग भी सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंटों से कहना यह है कि भाई का जो संघर्ष था 10वीं में 47% अगर एक आम व्यक्ति की एक आम स्टूडेंट की बनती है तो फिर सोचते हैं कि ये स्टूडेंट क्या पढ़ेगा। घर वाले भी सोचते हैं अपने कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता है, अब पढ़ेगा तो नौकरी नहीं लग सकता। लेकिन जब मन में ठान लिया सो ठान लिया। आज हम भाई विजेंद्र से मिले, आगे तैयार रहें, किसी का भी नंबर आ सकता है। जिसने अभी एग्ज़ाम फाइट की है, रीट की हो, रेलवे की हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है वो फाइट की हो, वो तैयार रहें, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। आपके एक्सपीरियंस तो मैं ज़रूर लेकर रहूँगा। और जो भी साथी है, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक फ़ायदा पहुँचे कि वो गलतियाँ ना करें। और साथियों कुछ चीज़ें होती है कि एक स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, बहुत सारी गलतियां करता है। मेरे भी एक्सपीरियंस में कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूंगा। सभी साथियों को एक बार फिर जय भीम, जय भारत, जय रक्तदाता, जय मानवता। सभी साथी विष्णु अम्बेडकर, जितेंद्र शेरावत, प्रकाश तंवर, वीरेंद्र सिंह हिनोतिया, वीर भाई, दिलेपी, पंकज टटवाल, आप सभी को जय भीम। और जो भी आपके विचार हो, जो आपके कुछ सवाल है वो पूछ सकते हैं कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई साथी लगता है कि किसी के दिमाग में सवाल आ रहे हो तो फिर हम मेरे विचार बताऊंगा भाई रवि, ज़रूर बताऊंगा जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि संडे टू संडे ही मौका मिलता है, फिर बिजी हो जाते हैं तो ऐसा है। जय भीम भाई, जय भीम। जय भीम बोलना एक अलग चीज़ है। और जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय रक्तदाता, जय मानवता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब भी इस लाइव के माध्यम से जुड़े। प्रयास रहेगा, आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सभी साथियों को जय भीम, धन्यवाद। अरे